तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप अब तक हेडिंग देख चुके हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, और हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम भी है प्रकाश का अपवर्तन। और हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में बेसिकली हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ ही लिए हैं, तो अब अपवर्तन की क्रियाविधि को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अपवर्तन हमें क्या सिखाता है। एक बार फिर से एक तरह से समझें कि हम डिस्क्लेमर चला देते हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप प्रकाश के परावर्तन को, उसके शब्दावलियों को ढंग से समझ लिए हैं, उसको क्या उसको बोल सकते हैं कि उसके हर एक कंटेंट को जान गए हैं। जैसे प्रकाश में परावर्तन वाले में दर्पण को समझ गए हैं, दर्पण के दोनों उत्तल और अवतल को समझ गए हैं, दर्पण सूत्र को समझ गए हैं, F = R/2 को जान गए हैं, तो उसके बाद अपवर्तन आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि परावर्तन में जहाँ एक और किरणें किसी सतह से टकराकर, जिसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं या पृष्ठ कहते हैं, उससे टकराकर किरणें लौट रही थी, अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में किरणें माध्यमों को क्रॉस करती है, एक माध्यम को छोड़ती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो हम लोग अभी यही समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्यों होता है, यानी बेसिक जो हम लोग देखेंगे वो टॉपिक एक तरह से देखा जाए तो हम जो सबसे पहले बात को समझने का कोशिश करेंगे वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और दूसरा कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्यों होता है। ये दो टॉपिक हम लोगों को अभी देखना है, क्या भी है देखना है और क्यों होता है दोनों देखना है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो बाबू हम लोग क्लास 10th में इसका अध्ययन भी कर चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ प्रकाश की किरण को प्रवेश करना होगा अपने माध्यमों को बदलते हुए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब यह देखने के लिए मिलता है कि वह अपने पुराने रास्ते से, जो उनका रास्ता एक्चुअल में होना चाहिए था, वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा हट जाती है, अलग हो जाती है। प्रकाश किरण की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जो बात अभी हम बोला है आप इसको चाहो तो नोट कर लो, जो हम अभी आपको बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह प्रकाश की किरण अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। विचलित से हमारा तात्पर्य या तो अभिलंब के करीब होगी या अभिलंब से दूर होगी। कहने का मतलब ये रहेगा बाबू कि अगर हम इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझें, देखो बाबू ध्यान से समझने का कोशिश करो, टॉपिक उतना भी ज़्यादा हेवी नहीं है। देखिए ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ जो है ये दो माध्यम को अलग करता है। माध्यम हवा हो सकते हैं, पानी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ माध्यम होगा। मान लेते हैं कि ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। तो ये वाला जो पृष्ठ है ये इन दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अपवर्तक पृष्ठ। ध्यान रखिएगा बाबू। अब क्या है कि अगर एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से माध्यम 1 से आ रही है, और ये मान लेते हैं बाबू कि ये वाला माध्यम क्या है, विरल है, ये मान के चलेंगे, ठीक है। ये कैसे माध्यम हो गए, विरल माध्यम, और इसके माध्यम में ये कैसे माध्यम हो गए, सघन। हम ये भी दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि विरल और सघन माध्यम क्या होते हैं, इसलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, पहले अपवर्तन तो समझ लो ढंग से, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, तो ये देखिए आई, ये आने वाली प्रकाश किरण हो गई, ये आ रही है, ध्यान से आ रही है। ये किरण जो आ रही है बाबू, तो ये इसके साथ ये अभिलंब होगा, ध्यान देना। तो इस किरण को जाना कैसे चाहिए, ये इनका पूर्व पथ है, ध्यान देना। ये इनका, ये जो डॉट लाइन से अभी हम बना रहे हैं, एक्चुअल में इस किरण को बिल्कुल इसी रूप में जाना चाहिए था,
और ये किरण इस रूप में तब जाती, इस रास्ते तब जाती जब दोनों माध्यम एक होते, या तो दोनों हवा होता, या दोनों पानी होता, या दोनों माध्यम कांच होते। लेकिन हम यहाँ लिख दिया कि एक माध्यम विरल है, एक सघन है। विरल और सघन का मतलब होता है कि दो माध्यमों की तुलना कीजिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी यानी सघन होगा, यानी जिस माध्यम में कण एक दूसरे के काफ़ी करीब होंगे, किसकी तुलना में, दूसरे की तुलना में, वो सघन कहलाएगा। और जिस माध्यम के कण दूसरे माध्यम की तुलना में दूर दूर पर होंगे, वो विरल होगा। बस इतना ही बात है इसमें। इस विरल और सघन माध्यम में ये किरण का पूर्व पथ है, लेकिन अगर ये माध्यम सघन है तो ये किरण के जो पूर्व पथ है, ये किरण को इस रूप में जाने नहीं देगा। ये क्या करता है, अगर माध्यम सघन है तो कण इतने ज़्यादा घने होंगे, इसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स इतने ज़्यादा डेंस होंगे, इतने सघन रूप में होंगे कि ये किरण को अभिलंब की ओर धकेल देगा, विच मीन्स ये अपने रास्ते से भटक जाएगी और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कौन, ये किरण। ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। अभी हम एक और फोटो बनाएंगे, यहां पे बना देते हैं, देख लेते हैं स्क्रीन पहले, उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया था बट कोई बात नहीं है। ये वाला फोटो नहीं समझ में आया आपको, अभी हम एक और फोटो बनाएंगे, वो समझ में आएगा, ठीक है। देखो बाबू, क्या हम बताए थे, एक सतह बनाएंगे बाबू। इस सतह के लिए अभी यहां पर लिखेंगे हम माध्यम 1, और इस बार माध्यम 1 को हम कैसा माध्यम मानेंगे, सघन। ये माध्यम कैसा हो गया, सघन माध्यम, ओके। ये हो गया माध्यम 2। इस माध्यम को कैसा मानेंगे, विरल माध्यम। ये उल्टा कर देंगे, है ना, उल्टा किया इस बार, उसको सघन कर दिया, इसको विरल कर दिया। अब प्रकाश की किरण को हम फिर से ला रहे हैं। ध्यान देना बाबू, क्या टीचर बताना चाह रहा है। प्रकाश की किरण को ला रहे हैं, ये आती हुई किरण हो गई, सब नामकरण वगैरह सब होगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम इत्मीनान से। इस किरण को बाबू, अगर दोनों माध्यम एक समान होते, दोनों माध्यम का मतलब ये कि माध्यम 1 भी हवा होता तो माध्यम 2 को भी हवा होना था, अगर माध्यम 1 कांच होता तो माध्यम 2 को भी कांच ही होना था। अगर ऐसा होता, ये दोनों माध्यम एक समान होते, तो ये किरण बिल्कुल वैसे गुजर जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम अभिलंब बनाएंगे, ये देखिए सर, ये हो गया इनका परपेंडिकुलर। अब क्योंकि इस माध्यम की तुलना में ये विरल है, विरल होने के वजह से किरण का ये जो रास्ता है, किरण ऐसे ना जा करके सघन से विरल में, विरल का मतलब यहाँ इस माध्यम की तुलना में इस माध्यम में कण जो होंगे वो थोड़ा दूरी पर होंगे। कण दूरी का मतलब होता है कि इस किरण को चलने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिल गई है, और इस वजह से ये किरण जो है वो अभिलंब से दूर हो जाएगी, यानी अपने रास्ते से विचलित होकर के थोड़ा ज़्यादा भटक जाएगी। ये देखिए, इस प्रकार से ये किरण निकल गई। फिर से एक बार, कोई जल्दीबाजी में हम तो नहीं है, अब अपना देख लीजिए सर, हम तो नहीं है भाई। ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम क्या है बाबू, अपवर्तक पृष्ठ। वहां परावर्तन की क्रिया हो रही थी तो पृष्ठ का नाम परावर्तक पृष्ठ था, है ना, और यहां अपवर्तन की घटना हो रही है इसलिए अपवर्तक पृष्ठ है। ध्यान से देखिएगा, ये किरण जो आ रही है इसका नाम है आपतित किरण, और ये किरण जो मुड़ गई, देखो ये अपने माध्यम में वापस नहीं लौट करके दूसरे माध्यम में प्रवेश की है, इसलिए इसको परावर्तित किरण ना बोल करके किस नाम से पुकारेंगे, अपवर्तित किरण। और ये वाला जो लाइन है, ये जो डॉट है, इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, अभिलंब। ये वाला ध्यान दो बाबू, ये मेरा माध्यम 1 है और माध्यम 1 को हम इस बार विरल मान रहे हैं। ये मेरा पहला कंडीशन होगा जहां हम माध्यम 1 को विरल मान रहे हैं, और माध्यम 2 जो है उसको हम क्या माने, सघन। ये मेरा पहला है कंडीशन, इसको हम कंडीशन 1 के रूप में कंसिडर करेंगे, और ये जो है ये है कंडीशन नंबर 2। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, अधिक आज़ादी से कम आज़ादी में आती है,
तो कम आज़ादी में काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए प्रकाश किरण अपने एक्चुअल फॉर्म में ना दौड़ते हुए थोड़ा चिपक जाती है, अभिलंब की ओर आ जाती है। लेकिन जब वही चीज़ उल्टा हो जाए, सघन से विरल की ओर भागती है, तब उसको आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो किरणें जो है वो अपने पूर्व पथ से थोड़ा दूर होकर के भटकना शुरू कर देती है। प्रकाश किरण की इसी प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हम यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, क्या हम एक बार इसको चेक कर लें स्क्रीन को, कहीं फिर से ब्लर वगैरह तो नहीं हो गया? चलिए सब ठीक ठाक है, वरना लास्ट टाइम रिकॉर्ड किए थे तो आवाज़ ही गायब हो गया था, है ना। देखो आज ट्रांसफार्मर बन गया है, तार वार सब लगा दिया है। ब्लूटूथ कनेक्शन शायद वीक हो जाता है, कई बार वो कॉर्ड लगाना भूल जाते हैं, तो इसलिए रिकॉर्डिंग में हम तो बकबक करते हैं बट रिकॉर्ड में आवाज़ ही नहीं आता, तो सब प्रॉब्लम हो जाता है। एक मिनट, दिक्कत है भाई। हाँ, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित, सर पूर्व पथ कौन हुआ? ये जो प्रकाश किरण जो आ रही थी, इस आती हुई प्रकाश किरण का जो डॉट लाइन बना है ना, यही है आपतित किरण का क्या नाम पुकारा गया? इसे पूर्व पथ। समझ में आई बात? ये जो डॉट लाइन, जैसे ये प्रकाश किरण थी, ये चल रही थी, ये जो है ना, इसका नाम है आपतित किरण का पूर्व पथ। ये जो किरण आ रही है, ये क्या कहलाएगी? वही चीज़ जो अभी उधर लिखे थे, आपतित किरण। ये भाई साहब क्या कहलाएंगे बाबू? ये कहलाएंगे अभिलंब, है ना। ये वाला क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण। ठीक है, यस। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया या तो अभिलंब की ओर, विचलित का मतलब अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है, बट कहाँ भटकती है? या तो अभिलंब की ओर होती है, किसमें? अभिलंब की ओर किसमें होती है? सघन माध्यम में। या तो अभिलंब की ओर सघन माध्यम में, कॉमा, या अभिलंब से दूर, किसमें होती है अभिलंब से दूर? अभिलंब, ये अभिलंब हुआ, उससे दूर हो जाती है। एक अभिलंब से ये वाला लाइन पर जाना था, या तो वो इधर हो सकती है या उधर हो सकती है, ये भी उधर हो गई, तो अभिलंब से दूर हो गई, तो या तो अभिलंब से दूर हो जाती है, किसमें अभिलंब से दूर होती है? विरल माध्यम में। ध्यान रखेंगे बाबू, ऐसे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। अब उसके बारे में कि जो विचलन है ये किधर होगा, तो उसको समझाएं कि या तो अभिलंब की ओर होगा, और अभिलंब की ओर किसमें होगा? सघन माध्यम में। यहाँ देख लो, या अभिलंब से दूर हो जाती है, किसमें? विरल माध्यम में। ये विरल माध्यम है, यहाँ दूर हो गई। प्रकाश किरण की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूर्ण विराम। सही है।
क्या है भाई, एकदम आराम से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। पूर्व पथ से विचलित होने से हमारा तात्पर्य यह है कि या तो वो अभिलंब के करीब हो जाएगी सघन माध्यम में, या फिर वो अभिलंब से दूर हो जाएगी विरल माध्यम में। प्रकाश किरण की इसी घटना को हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। सही है बात यहाँ तक? फिर आगे बढ़ेंगे। अब अपवर्तन होगा तो इस अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अब वो दोनों नियम को हमको लिखना होगा, स्क्रीन देखा जाए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नियमों को लिखते हैं। ये आखिरी अपवर्तन लिखेंगे तो कैसे होगा, इसके नियम बताइए। तो अपवर्तन के भी दो नियम हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या चीज़ कि अपवर्तन के, ध्यान रखिएगा बाबू, कैसे कैसे है, फोटो कब है ये नहीं है, ध्यान रखेंगे, पहले देख लो आराम से वीडियो। अपवर्तन के दो नियम हैं। चलिए सर, पता चला अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। तल मीन्स जैसे समतल आकृति है ना, तो इसी एक तल पर, समतल पर ही आपको ये चीज़ दिखेगा। एक ही तल पर ये तीनों होने चाहिए। आपतित भी, अब पता चला कि आपतित इस पर करवा रहे हो और अपवर्तित किरण किसी और का देख रहे हो, आप बोल रहे हो अब नियम लागू होगा, तो नियम नहीं लागू होगा। अगर सतह कांच का एक शीट है, कांच का एक स्लैब है मेरे पास, ठीक है ना, तो अपवर्तन क्रिया के लिए आपतित किरण उसी पे होगी, अपवर्तित किरण भी उसी पॉइंट से आपको अपने पथ से विचलित होती हुई दिखेगी, और आपतन और जो अभिलंब होगा वो बनाया जाता है, वो काल्पनिक रेखा होती है, जो उसका अभिलंब गिरेगा वो भी उसी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर होगा। ये कांच का स्लैब हो गया, ये आपतित किरण जिस पर गिरी, तो अपवर्तित किरण आप दूसरी जगह से नहीं लीजिएगा, अपवर्तित किरण भी उसी स्लैब से होगा, तभी ना तल आप बोलोगे एक है, तल एक ही होना चाहिए, तल नहीं बदलना चाहिए। वही बोला, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका जो दूसरा नियम है बाबू, उसको हम यहीं पे देखें, अगर जगह हो जाए तो ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, ऐसे छोटा सा करके। क्या है, आपतन कोण की जया तथा जया बोलते हैं साइन को, और आपतन कोण के लिए आई होता है, ध्यान रखिएगा बाबू। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण, यहां लिख रहे हैं, ये हटाते हैं, कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के लिए साइन होता है और अपवर्तन कोण के लिए आर होता है, का अनुपात एक स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट होता है। इसको एक नियम के रूप में जानते हैं, तो हम यहाँ लिख दें थोड़ा सा कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, मतलब इसके जस्ट नीचे जगह यहाँ नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। तो स्नेल के नियम में क्या होता है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, म्यू, और इसे ही हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, स्नेल का नियम के नाम से पुकारते हैं। तो ये नियम लिख करके आप ये फोटो ज़रूर बनाएंगे। समझ में आया बात? ये तो हुआ बाबू इसका जवाब कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कि जब हम प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो वह प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब होगा या तो वो अभिलंब के करीब हो जाती है या फिर वो अभिलंब से दूर हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं।
और दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट राशि होता है जो कभी चेंज नहीं होगा। इसे ही स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार प्रश्न ये भी आता है स्नेल का नियम क्या है, तो आप वहाँ जवाब दे सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं आपतन कोण का की ज्या यानी साइन आई और साइन आर यानी अपवर्तन, परावर्तन नहीं है बाबू, अपवर्तन है। परावर्तन और अपवर्तन में अंतर है। परावर्तन वह घटना होती है जहां प्रकाश किरण एक पृष्ठ से टकराते हैं जिसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश किरणें अपने माध्यम में वापस नहीं लौटती। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश किरणें अपने माध्यम से अंदर चली जाती हैं। अंदर का मतलब होता है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं। जैसे ये जो ग्लास तुम देख रहे हो, तो प्रकाश किरण जो आ रही है वो प्रकाश किरण इस लेंस में प्रवेश जब कर रही है, शीशा फिलहाल आप ऐसे समझो कि ये शीशा है, तो प्रवेश करी तो शीशा के क्षेत्र में जब ये घुसी होगी तो शीशा का अभी तो हमको थिकनेस नहीं दिख रहा, बट ये थिकनेस बहुत ही मिनिमम लेकिन रहा ही होगा। उसमें प्रकाश किरण जब प्रवेश की होगी तो अभी ये जो माध्यम है इसको हवा का माध्यम हम कह सकते हैं, यानी ये माध्यम विरल है। और कांच, सॉरी ये वाला होगा, हाँ, जिस माध्यम में बल्ब लगा हुआ है ये माध्यम विरल है और ये प्रकाश किरण ये कांच है, ठीक, इसमें प्रवेश करेगी। जैसे ही प्रवेश करेगी तो कांच का माध्यम कैसा होगा हवा की तुलना में, सघन, और सघन होगा तो प्रकाश किरणें एक्चुअल में प्रकाश किरण क्या होगी, अपनी स्थिति से थोड़ा सा विलंब के करीब हो जाएगी, अपनी स्थिति से थोड़ा सा विलंब के करीब हो जाएगी और इस वजह से वस्तु की स्थिति थोड़ी बदली हुई दिखाई देगी। ये हम लोग क्लास 10th में भी देखा था, वो याद करो ग्लास वाला का एग्जाम्पल कि पानी के टब में एक सिक्का डाल दिया जाए या एक मछली रहती है, वह मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है, तो वो हम लोग देखा था, वास्तविक गहराई से उठा हुआ होने का क्या कारण था। खैर अभी हम लोग उस टॉपिक पे नहीं जाने वाले, अभी हमको बस समझना है। आराम से हम लोग अपवर्तन की क्रिया को समझते हैं और उसके बाद उसके नियम को लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले तो बाबू अपवर्तन किसे कहते हैं आप लिखिएगा, ये परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखने के बाद दोनों फोटो बनाइएगा। दोनों फोटो क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि इस फोटो में प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है और इसमें सघन से विरल में, इसलिए आप इसको स्थिति 1, इसको आप स्थिति 2 लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम इस प्रकार हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और वो नियम इस प्रकार हैं। दोनों नियम लिखिएगा। सेकंड नियम लिखने के बाद ये नियम, ये लॉ को जरूर लिखिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। देखिए, तो अब हम दूसरा सवाल अपना उठाते हैं। वो दूसरा सवाल क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, यानी अपवर्तन होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो बाबू अपवर्तन होने का मूल कारण, मेरी बात को सुनो, तुम इससे हो सकता है कि कुछ सार निकाल करके तुम अपने से आंसर बना सकते हो, नहीं तो फिर हम तो लिखेंगे ही भाई। अब इस चक्कर में वीडियो मत बढ़ा के देखना यार, थोड़ा सुन लेना, शायद कुछ ज़रूरी बात हो सकता है ना। तो अपवर्तन होने का मूल कारण क्या है बाबू, अपवर्तन होने का मूल कारण माध्यमों का अलग होना है। जब प्रकाश किरण जिस क्षेत्र में दौड़ रही है, अगर वो माध्यम ही स्प्लिट ना हो, वो माध्यम ही ना बदले, तो कभी भी हमको अपवर्तन की क्रिया देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। इसके पीछे कारण हम आपको दे सकते हैं। अपवर्तन की क्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश किरण को अपने रास्ते से मुड़ना है, यही ना कारण है। प्रकाश किरण अपने रास्ते से क्यों मुड़ जाती है, इसलिए मुड़ जाती है कि माध्यम सघन से विरल या विरल से सघन हो जाता है। प्रकाश किरण जब चलती है तो विरल था, विरल अगर मिलता ही चला जाता तो ये किरणें बिल्कुल इस रास्ते में चलती चली जाती, जो भी आप फोटो बनाए अपनी कॉपी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो सघन में कण बहुत पास पास हैं, इतने ज़्यादा करीब हैं कि ये इस किरण को आगे जाने नहीं दिए, तो ये किरण इस तरफ मुड़ जाती है और ये यहाँ अपना रास्ता बना लेती है। इस तरह से अभिलंब के वो करीब आ जाती है। तो अभिलंब के करीब आती है तो ये देखिए आप कि इसका ये एक्चुअल रास्ता था, इसको ऐसे जाना था, बट वो इतने ज़्यादा कण यहाँ मौजूद है क्योंकि ये माध्यम कैसा है, सघन है, वो उसको पुश कर देता है और वो अभिलंब के करीब आ जाती है। ये अभिलंब था, अभिलंब के पास आ जाती है। ये क्यों हो पाया ऐसा, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों माध्यम क्या है, अलग हैं। ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। विरल और सघन माध्यम किसे कहते हैं भाई, ये डिपेंड करता है प्रकाश की चाल से। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में धीमी हो उसे सघन बोलेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में ज़्यादा हो उसे हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। क्या हम बोल रहे हैं भाई, इसको लिख दें। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में
अधिक हो उसे विरल माध्यम कहेंगे। प्रकाश की चाल अधिक है तो विरल है ना, उसे विरल माध्यम कहेंगे। जैसे आप निर्वात नहीं बोल सकते, जैसे कोई भी हो सकता है, दो अगर तुलना करना है तो आप किसी एक को नहीं बोल सकते। ठीक इसी प्रकार जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो उसे, अब चाल धीमी है इसमें दूसरे की तुलना में, तो उसे कौन सा माध्यम पुकारोगे? उसे सघन माध्यम कहेंगे। देखिए सघन और विरल के बारे में ये छोटा सा लॉजिकल बात हुई है ना। ये इसको आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसे कहते हैं सघन और किसे कहते हैं विरल माध्यम? भाई सघन माध्यम उस माध्यम को कहेंगे, तो कभी से कैसे बोलते हैं विराम और गति को परिभाषित करो। कोई व्यक्ति आप अकेले विराम के बारे में कभी परिभाषा ही नहीं दे सकते जब तक कि आप किसी दो का तुलना ना कर दीजिए। उसी तरह से सघन और विरल में भी है, जब तक आप दो की तुलना नहीं कीजिएगा तब तक आप सघन और विरल बताइए नहीं सकते। क्या हवा एक विरल माध्यम है? अगर आप बोलोगे हवा विरल है तो हम बोलेंगे निर्वात को लेकर चले आओ। निर्वात की तुलना में हवा सघन माध्यम है, निर्वात विरल माध्यम होगा। बस पल्ले पड़ा है बात, क्या कर रहे हैं। तो तुलना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, तुलना होगा तभी हम जाकर उसको क्लियर कर पाएंगे, तब जाकर हम करेंगे। इसको देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसको देख लो अच्छे से। तो बस बात आगे बढ़ाते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो अपवर्तन का मेन कारण माध्यम में परिवर्तन है। तो हम यहाँ लिखते हैं अपवर्तन के कारण। क्या हम बताने वाले हैं अभी यहाँ पर लिखने वाले हैं? अपवर्तन क्यों होता है, यानी अपवर्तन के कारण। देखिएगा कि अपवर्तन का मूल कारण, अपवर्तन का मूल कारण माध्यम का बदलना है। पूर्ण विराम। जब माध्यम अलग अलग होता है, जब माध्यम अलग अलग होता है तो कोई एक सघन तथा दूसरा विरल हो जाता है। सही है ना? ये तो फैक्ट बात है कि जब दो माध्यम होंगे तो अपने आप कोई एक सरल सघन हो जाएगा, दूसरा विरल हो जाएगा। इस स्थिति में प्रकाश किरण क्रमशः अभिलंब की ओर या उससे दूर हो जाती है। फिर सवाल है सर आप क्रमशः वर्ड क्यों यूज किए? बाबू क्रमशः वर्ड इसलिए यूज किए क्योंकि क्रम के रूप में पहले हम वर्ड सघन लिखा है, उसके बाद विरल लिखा है, तो इसीलिए सघन के लिए अभिलंब की ओर लिखा और विरल के लिए दूसरा वाला विरल है, इसलिए दूसरा कंडीशन है उससे दूर हो जाती है। किससे दूर? अभिलंब से दूर हो जाती है। तो पहला वाला पहला के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए हो जाती है, इसलिए क्रमशः लिखा है ताकि बार बार ना लिखना पड़े। और यही अपवर्तन का कारण बनती है। देखिए कितना आसान शब्द में इलस्ट्रेट हो जाता है यार। मतलब कि अगर अच्छा सबसे ज़रूरी बात क्या है कि तुमको ये सब समझने में दिक्कत भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारा ये टॉपिक जो है वो 10th वगैरह में पढ़ा हुआ होगा और 10th के बच्चे लोग भी ये चीज़ समझ रहे होंगे अगर वो देख रहे हैं तो कि हाँ ठीक है ये तो अपना ही चीज़ है। यहाँ तक बाबू एकदम 10th का है, प्योर 10th कॉन्सेप्ट ही है और कुछ नहीं है।
एकदम पूरा 10th कॉन्सेप्ट है, ये पूरा 10th का बच्चा जानता है। ये दूर दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कंटेंट यहाँ है सघन, देखो ऐसे है, और यहाँ पर जब आते हो तो कर्ण ऐसे है। अब कर्ण का इतना जो दूरी है ना, इस वजह से किरण को ये पूरा पाथ मिलता है कि वो अपने पथ से विचलित हुआ, देखो विचलित होकर के वो अपने पूर्व पथ से दूर हो गई, जिसको हम बोलते हैं देखो देखो अभिलंब से दूर हो रही है। और इसलिए हम बोलते हैं कि जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर जाती हुई दिखती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के करीब, ये पॉइंट था ना, अभिलंब के करीब आती हुई दिखती है। इसलिए तुम देखोगे कहाँ अभिलंब के करीब आ गई है। ठीक है, ये लिखा दिया हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन क्यों होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।